हेलो दोस्तों, मैं रवीन सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ क्लासों के लिए स्पेशल जो चल रहा है मेरा हिंदी साहित्य का इतिहास। उसमें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में मिश्र बंध को हम लेकर के आए हैं। इससे पहले आपने हमारे पढ़ा इतिहास लेखन की पद्धतियाँ पढ़ लिया है, ग्रियर्सन जी को पढ़ लिया, शिव सिंह सेंगर जी को पढ़ लिया और गारसादय तासी को पढ़ लिया। इनका वीडियो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के पा सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको सारा वीडियो एक साथ मिल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं आज की शीर्षक मिश्र बंध। मिश्र बंध, जैसे पहले ही पता चल रहा है मिश्र और बंध, यानी कि ये जो है ब्राह्मण परिवार के हैं। कैसे हैं? मिश्र हैं। ये क्या है? ब्राह्मण परिवार के हैं। ये ब्राह्मण परिवार हैं। ब्राह्मण परिवार में मिश्र लोग रहते हैं। ब्राह्मण परिवार में कौन रहते हैं? मिश्र लोग रहते हैं। और इनका गांव जो है, इनके गांव का नाम है इटौजा, जो लखनऊ के पास पड़ता है। इटौजा ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चूंकि देखिए मिश्र बंधु, मिश्र का मतलब ये गोत्र से है और बंधु का मतलब भाई, यानी कि कुछ भाई लोग हैं जो मिश्र भाई लोग हैं, वही जो है उन्हीं के बारे में यह चर्चा किया जा रहा है, स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ से प्रश्न अक्सर बनता रहता है। कैसे बनता है? क्योंकि ये जो ब्राह्मण परिवार में तीन भाई हैं, तीन मिश्र भाई हैं, तीन मिश्र भाई हैं। वो कौन कौन से हैं आप जान लीजिए। एक गणेश बिहारी, गणेश, सुखदेव और श्याम, यानी कि गणेश बिहारी मिश्र जी हैं। गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, और तीसरे भाई हैं श्याम बिहारी मिश्र। श्याम बिहारी, ये तीन भाई हैं। ये तीन समझ लीजिए कि हिंदी साहित्य को परेशान करके, हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को परेशान करके रख दिए हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों भाइयों का नाम अक्सर पूछा जाता है। टीजीटी हो, पीजीटी हो, जेआरएफ क्लास हो, हायर एजुकेशन का हो, अक्सर एक बार अगर कहीं किसी को कारणवश छोड़ दिया तो दूसरी बार तो उसको अवश्य पूछना। और पूछता कैसे है कि निम्न में से, इसका प्रश्न कैसे बन जाता है, निम्न में से मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? कौन नहीं है? कौन नहीं? मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? तो इसमें से प्रश्न बनता है यही। तीन लोगों के नाम दे दिए जाएंगे और एक नाम अक्सर जो पूछा जाता है वह है कृष्ण बिहारी मिश्र। यह नाम दे दिया जाता है। तो इसमें से एक नाम वही नहीं रहता है, कृष्ण बिहारी मिश्र। आपका चौथा ऑप्शन ये बन जाता है। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम पुनः देख रहे हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब हम आते हैं ये मिस्र बंधुओं की जो रचना है उसके बारे में। इनकी रचना कौन सी है यह देखते हैं। रचना, तो इनकी रचना का नाम है मिस्र बंधु विनोद। क्या नाम है? मिस्र बंधु विनोद। विनोद, मिस्र बंधु विनोद हैं। तो ये मिस्र बंधु विनोद जो है, इसके हम देखते हैं कि इसमें लगभग यदि देखा जाए तो लगभग 5000 कवियों को शामिल किया गया है, और लेकिन वास्तविक संख्या जो है 4591 माना जाता है। वास्तविक संख्या जो है 4591 कवि मानी जाती है। ठीक है। उसके बाद इसकी भाषा क्या है? इस रचना की भाषा, तो इसकी भाषा है साहब हिंदी। हिंदी भाषा में यह लिखा गया है, हिंदी भाषा में ही लिखा गया है। उसके बाद जो है इसमें आता है कि पद्धति इसकी कौन सी होगी। पद्धति तो पद्धति इनका, जैसे भी अब हमने आपको बताया कि ग्रियर्सन जी का पद्धति जो था कालानुक्रमी था, इनका भी पद्धति क्या है? कालानुक्रमी। कालानुक्रमी पद्धति में क्या होता है? जीवन को आधार बनाकर के उसमें साहित्य का इतिहास लिखा हुआ। उसके बाद आता है इसका प्रकाशन वर्ष। प्रकाशन वर्ष इसका ये देखते हैं तो ये वास्तव में 4 भागों में प्रकाशन, यहाँ पर प्रश्न इसका बनता है कि कितने भागों में प्रकाशित हुआ था। तो ये 4 भाग में प्रकाशित हुआ था। 4 भाग में प्रकाशित हुआ था। पहले भाग का प्रकाशन इसमें पहला, दूसरा और तीसरे भाग का प्रकाशन 1930। पहला, दूसरा और तीसरा ये 1913 ईस्वी में आया हुआ था। और चौथा भाग जो है, चौथा भाग 1934 ईस्वी में आया था। यहाँ से आपका प्रश्न बहुत अधिक बनता है कि मिस्र बंधु विनोद का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था, 13 में हुआ था। कितने भागों में प्रकाशित हुआ? प्रश्न बनता है कि मिस्र बंधु, इस पर प्रश्न कैसे बनता है कि मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है? तो ऐसे दे दिया जाएगा 1, 3, 4, 6, 2। जाहिर सी बात, यानी कि A, B, C, D। तो ऑप्शन क्या है? चौथा। तो इस प्रकार से इसका प्रकाशन यह रहा। इस प्रकार से इस पर प्रश्न बनते हैं। उसके बाद आता है इसमें इसके कालखंड कितने हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका आता है कालखंड। कालखंड इसकी कैसे बांटेगा? तो इसको कालखंड, इसमें 8 कालखंडों में इसको बांटा गया है। जिसमें किस प्रकार से बांटे गए हैं तो वह है, जैसे पहले दे दिया गया आरंभिक काल को 2 भागों में बांटा गया। आरंभिक काल को कितने भाग? 2 भागों में। एक पूर्व आरंभिक और दूसरा है उत्तरारंभिक। पूर्व आरंभिक काल का जो समय बताया उन्होंने 700 से 700 ये विक्रमी संवत, आप समझिएगा 700 विक्रमी संवत से 1343 विक्रमी संवत। 700 ये पूरे आरंभिक काल का जो समय है 700 से 1444 विक्रमी संवत माना जाता है। 700 से 1444
विक्रमी संवत, 700 विक्रमी संवत से 1444 विक्रमी संवत तक माना जाता है। लेकिन पूर्व आरंभिक विक्रमी का 1343 विक्रमी संवत माना जाता है। और 1300 इसके बाद बचता है 1343 के बाद आएगा 1344 से 1444 विक्रमी संवत। ये रहा इनका आरंभिक काल का बंटवारा। ठीक, दूसरा जो बंटवारा ये करते हैं माध्यमिक काल। माध्यमिक काल का बंटवारा इन्होंने कर दिया है 1444 तक यहाँ दिया है, तो जाहिर सी बात है 1445 विक्रमी संवत से लेकर के यह 1680 विक्रमी संवत तक करते हैं। 1680 विक्रमी संवत तक माध्यमिक काल का बंटवारा चला। लेकिन इसके भी इन्होंने दो भाग किए। कौन कौन? एक पूर्व माध्यमिक और एक प्रौढ़। देखिए अब यहाँ पे इनकी आलोचना का कारण बन रहा है प्रौढ़ माध्यमिक। यहाँ पर देखिए इनका एक दोष आ गया। अभी हम जो इनके दोष की चर्चा करेंगे एक बात आएगा। यहाँ पर देखिए प्रौढ़ कर रहे हैं और यहाँ पे पूर्व कर रहे हैं, उत्तर कर रहे हैं। अरे साहब, जब आप पूर्व आरंभिक पूर्व माध्यमिक कर रहे हैं, यहाँ पे उत्तर आरंभिक उत्तर माध्यमिक करो ना, आपकी आलोचना कारण नहीं बनेगा। लेकिन प्रौढ़ माध्यमिक कर दिया, जाहिर सी बात है आलोचना का ये कारण बनते हैं। तो यहाँ पर प्रौढ़ माध्यमिक काल कर देते हैं और इसका जो समय निर्धारित करते हैं तो वह है 1445 विक्रमी संवत से 1445 विक्रमी संवत से लेकर के 1560 विक्रमी संवत, और उसके बाद 15 चूँकि 1680 है तो यहाँ पे 1561 से 1680 विक्रमी संवत तक चल देते हैं। उसके बाद इनका आता है, ये काल विभाजन करते हैं अलंकृत काल का। ये कहते हैं अलंकृत काल। अलंकृत काल का जो समय इन्होंने निर्धारित किया 1681 से 1889 ईस्वी तक किया। 1681 ईस्वी से 1889 ईस्वी। इसमें भी इन्होंने दो पार्ट किए, एक पूर्व अलंकृत काल का और एक प्रौढ़ अलंकृत काल का। ये उत्तर अलंकृत, यहाँ पर देखिए प्रौढ़ कहते हैं और यहाँ पर उत्तर अलंकृत कर देते हैं। उत्तरालंकृत, इसका जो समय निर्धारित करते हैं, एक तो 1681 से 1790 और 1791 से 1889 तक कर देते हैं। एक 1681 विक्रमी संवत से 1790 विक्रमी संवत तक कर देते हैं और 1790 विक्रमी संवत से 1889 विक्रमी संवत। ये इनका काल विभाजन रहा। इसके बाद दो पार्ट इन्होंने और किए, दो पार्ट किए। दूसरा पार्ट इन्होंने कहा परिवर्तन काल। एक कहा परिवर्तन काल। परिवर्तन काल जो कहा, परिवर्तन काल का समय निर्धारण इन्होंने कहा 1681 क्या नाम है 1890 से 1925 विक्रमी तक। 1890 से 1925 विक्रमी संवत। और आठवां जो कालखंड इन्होंने विभाजित किया वर्तमान काल, उसको कहा वर्तमान काल। 1926 विक्रमी से वर्तमान। ये रहा इनका काल विभाजन।
तो जाहिर सी बात है, एक बार देख लीजिए फिर से कि उन्होंने कालखंड आरंभिक काल किया 1700 से 1444 बिक्री संवत तक, पूर्व आरंभिक, उत्तर आरंभिक 1717, 1343, 1344, 1444। उसके बाद यहाँ पूर्व आरंभिक, उत्तर आरंभिक करते हैं। माध्यमिक काल को इन्होंने पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक, इनका एक दोष पहले ही स्पष्ट होने लगा कि यहाँ पर प्रौढ़ नहीं, क्या करना चाहिए था, उत्तर ही करना चाहिए, उत्तर आरंभिक करना ही चाहिए। तो इसलिए इन्होंने नामकरण में एक रूपता नहीं अपनाया, नामकरण में इसकी क्या किया, एक रूपता नहीं अपनाया। यहाँ उत्तर आरंभिक करते हैं, यहाँ प्रौढ़ माध्यमिक करते हैं, तो एक रूपता कहाँ है। तो उसके बाद अलंकृत काल करते हैं, यहाँ पे उत्तर अलंकृत कर देते हैं, फिर परिवर्तन काल करते हैं, वर्तमान काल करते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। जी हाँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं इनके दोष पर, सीधे सीधे दोष पर चले आते हैं। दोष में पहला काम तो इनका क्या है, पहला काम ये इनके नामकरण में एक रूपता नहीं है, नामकरण में एक रूपता नहीं है। दूसरा दोष इनका क्या है, क्योंकि 700 विक्रमी संवत लेकर के चले गए हैं। 700 में कौन सा काल चल रहा था, अपभ्रंश का समय चल रहा था ना, तो 700 विक्रमी संवत से मान करके ये अपभ्रंश में प्रवेश कर गए। क्योंकि इन्होंने 700 विक्रमी संवत तक चले गए ना, 700 विक्रमी संवत में जाकर अपभ्रंश में प्रवेश कर गए। अपभ्रंश का समय वही है ना, अपभ्रंश में प्रवेश कर गए, अपभ्रंश में प्रवेश कर गए। दूसरा चीज इनका जो है, अज्ञात कवियों को भी कुछ इन्होंने शामिल नहीं करना, अज्ञात कवियों को भी इन्होंने शामिल कर लिया। ठीक, ये रहा इनका दोष। इस पर भी प्रश्न बनते हैं उसी प्रकार से कि इनकी नामकरण में एक रूपता नहीं है, कहीं कहीं अलंकृत काल, कहीं कहीं प्रौढ़ अलंकृत काल, कहीं कुछ कह रहे हैं। तीसरा चीज जो है, इन्होंने अपभ्रंश में प्रवेश कर लिया, इससे कथन बन जाता है, कहा जाता है निम्न में से इनका दोष नहीं है। प्रश्न बनेगा इनका दोष नहीं है, ये अपभ्रंश में प्रवेश कर गए हैं, अपभ्रंश में प्रवेश नहीं किए हैं। तो इसमें अब एक ऑप्शन और देते हैं, अपभ्रंश में इन्होंने प्रवेश नहीं किया है, तो आपका एक प्रश्न बन जाएगा। जैसे इस पर प्रश्न अगर ये को बनाया जाए, 700 विक्रमी संवत में जाकर अपभ्रंश में प्रवेश किए हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने आरंभिक काल को चारण काल कह दिया। प्रश्न इनका, निम्न में से कौन सा मिश्र बंधुओं की पुस्तक का दोष नहीं। आपका यह प्रश्न है, यह ऑप्शन हो गया ABCD करके, ABCD। जाहिर सी बात है, इसमें उन्होंने ये नहीं कहा। इस प्रकार से इनके प्रश्न बनेंगे, ठीक। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले लें। अब हम आते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्यों, इनके जो मिश्रबंधुओं के महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है।
पहला नंबर, इसमें रामचंद्र शुक्ल की बात आती है। रामचंद्र शुक्ल ने इन्होंने कहा बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह, इसको कहा। वो क्या कहा? बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह का। देखिए जितने पॉइंट लिख रहे हैं सभी एक एक प्रश्न बन रहा है, एक एक प्रश्न। रामचंद्र शुक्ल ने की पुस्तक को क्या कहा, उसी तरह से बन जाएगा प्रश्न, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कर दिया, या प्रकांड कविवृत्त कर दे, प्रकांड कविवृत्त कह दे, ठीक। तो इन्होंने ये व्यंग्य रूप में कहा था, व्यंग्य स्वरूप कहा था। और मिश्र बंधुओं को रामचंद्र शुक्ल ने एक चीज कहा है कि मिश्र बंधु परिश्रमी संकलन करता। इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा था कि मिश्र बंधु परिश्रमी संकलन करता। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने किन्हें परिश्रमी संकलन करता कहा है, तो वह मिश्र बंधुओं को कहा है। शुक्ल जी ने रीतकालीन कवियों का जो सर्वाधिक विश्लेषण लिया है वह उनकी इसी पुस्तक से अधिक लिया है। तो एक प्रश्न बनता है कि शुक्ल जी ने अपने साहित्य के इतिहास में सर्वाधिक विश्लेषण किस पुस्तक से लिया है, तो वह इन्हीं कवियों का लिया, ठीक। उसके बाद हम आते हैं डॉक्टर नामवर सिंह की बात करते हैं। नामवर, आप कहीं नहीं रहिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट हम पानी भी करके आ रहे हैं, बस तब तक आप लाइन पर बने रहें। आइए तो फिर से एक बार देखते हैं। तो अगले पॉइंट पे आते हैं नामवर सिंह। नामवर सिंह ने उनकी पुस्तक को साहित्यिक पुनरुत्थान के लहर से प्रभावित प्रशंसनीय ग्रंथ माना है। उनकी पुस्तक को क्या माना है? साहित्यिक पुनरुत्थान के लहर से साहित्यिक पुनरुत्थान के लहर से प्रभावित प्रशंसनीय ग्रंथ माना है। प्रभावित प्रशंसनीय ग्रंथ माना है, ठीक है। आप चाहें तो नाम आपका प्रश्न बन सकता है कि साहित्यिक पुनरुत्थान के लहर से प्रभावित प्रशंसनीय ग्रंथ नामवर सिंह ने किस ग्रंथ को माना है? तो किस ग्रंथ को? मिश्र बंधु विनोद को माना है। आपका यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है, जो आज तक कभी पूछा नहीं गया है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि आयोग जो है आजकल ऐसे गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है जिनके ऊपर कोई आज तक किसी का ध्यान ही नहीं है, तो ऐसे प्रश्नों का संकलन कर रहा है। तो ऐसे प्रश्न पूछा जाना बहुत ही लाजमी है। हम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार आप, उसके बाद हम चलते हैं। अगला पॉइंट आता है मिश्र बंधुओं से, जो इनके महत्वपूर्ण तथ्यों की बात हम कर रहे हैं कि इस पुस्तक को प्रस्तुत करने में हिंदी प्रेमियों ने भी कवियों का परिचय विवरण भेजकर मिश्र बंधुओं की सहायता, बहुत सारे हिंदी प्रेमियों ने इनकी सहायता की थी, ठीक है। और तीसरा जो नगरी प्रचारी सभा काशी में हिंदी खोज कार्य किया गया था, जो है क्या नाम है, नगरी प्रचारी सभा काशी हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज कार्य जो है
1900 से 1921 में हुआ था। यह है इसका पॉइंट कि नागरिक प्रचारी सभा काशी में क्या हुआ? 1900 से 1921 ईस्वी में 1900 से 1921 ईस्वी में क्या नाम है, हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों का खोज कार्य किया गया। हिंदी की हस्तलिखित ग्रंथों का खोज कार्य किया गया था। मिश्र बंधुओं की अन्य रचना देख लेते हैं हम। इनका मिश्र बंधुओं की अन्य रचना। पहला नंबर तो इनका जो सबसे सर्वाधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है यह है। दूसरा हिंदी नवरत्न इसमें पूछा जा रहा है। हिंदी नवरत्न सर्वाधिक पूछा जा रहा है। यह रचना हिंदी नवरत्न किसकी रचना है? यह जो है 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस रचना में हिंदी के नवरत्न शामिल किए गए हैं। इस रचना में हिंदी के नवरत्न शामिल किए गए हैं। और वो नवरत्न कौन कौन से हैं? तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, इसको लिख सकते हैं, तुलसी दास, सूरदास, देव, त्रिपाठी बंधु। त्रिपाठी बंधु कौन कौन से? भूषण और मतिराम। भूषण और मतिराम दो भाई हैं, उन्हीं को त्रिपाठी बंधु के नाम से जाना जाता है। एक बिहारी हैं, केशवदास कबीर, केशवदास कबीर और चंद हरिश्चंद्र। चंद और हरिश्चंद्र ये हैं 9 कवि जो हिंदी नवरत्नों में शामिल किए गए हैं। ये रहा मिश्र बंधुओं के इतिहास का विश्लेषण। और इस पर प्रश्न कैसे बन सकता है, इस पर 2-1 प्रश्न है, ये हम देख लेते हैं। 2-1 प्रश्न देख लेते हैं। पहला, हिंदी मिश्र बंधु के हिंदी नवरत्न में नहीं। नंबर 1 ये कर देंगे तुलसीदास, बी बिहारी दास, सी तुलसीदास, बिहारी दास, सी सूरदास और डी मीरा बाई। कह दें कि इसमें नवरत्नों में से नहीं। अब सोचिए, जाहिर सी बात है, आपने पढ़ा है, मीराबाई को दे सकता है, घनानंद को दे सकता है, आलम बोधा ठाकुर को दे सकता है। तो ये इस प्रकार से मिश्र बंधुओं के ऊपर प्रश्न बनते हैं। तीसरा, मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन वर्ष क्या है? मिश्र बंधु विनोद का तीसरा प्रश्न, मिश्र बंधु अक्सर विनोद किसकी रचना है पूछा जाता है, किसकी रचना है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। नंबर 1 मिश्र बंधु, नंबर 2 बिहारी, सी कर देगा देव, डी भूषण। तो यह हो जाएगा।
इस प्रकार से मिश्र बंधुओं के ऊपर प्रश्न बनते हैं। और एक प्रश्न कैसे बनता है मिश्र बंधु भाइयों के ऊपर, कौन इसमें नहीं है, वो हमने पहले ही बताया। तो इस प्रकार से मिश्र बंधु का यह विश्लेषण समाप्त होता है। आप उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।